स्टडी बिजनेस स्टडीज़ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। यस बच्चों, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना भी एक टेक्निक है। और आपको पता है एनसीईआरटी बुक्स बच्चे नॉर्मली ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? पहली बात ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स थोड़े कंटेंट में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सेकंड है कि ये कंपैरेटिवली इनकी लैंग्वेज जो है टफ़ होती है, और हर तीसरे सेंटेंस में बच्चे क्या ढूंढते हैं कि उनको कोई वर्ड ऐसा मिलता है जिनका मीनिंग उनको नहीं आता, डिक्शनरी देखे बिना गुजारा ही नहीं होगा। फिर क्या नोट करते हैं हम कि एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ब्लैक एंड वाइट ही होता है, कोई कलर इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही कम, कुछ कार्टून्स में या कुछ डायग्राम के केस में बहुत ही कम कलर यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से बच्चों को ये बुक्स अट्रैक्टिव नहीं लगती। फिर है कि इसके अंदर रेडीमेड हेडिंग्स और रेडीमेड पॉइंट्स भी बहुत कम मिलते हैं, जितने को बन सकते हैं, जितने को बच्चों को एक्सपेक्टेशन होती है, और पैराग्राफ बहुत ही लेंथी होते हैं। अब ये देखा जाए कि अगर एनसीईआरटी बुक्स में इतनी प्रॉब्लम दिखती हैं तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है जब मार्केट में इतनी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं। बच्चे देखिए, सबसे पहले बात कि एनसीईआरटी बुक्स के बेसिस पे ही मार्किंग स्कीम बनती है, जिसकी हेल्प से एग्ज़ामिनर पेपर चेक करते हैं, और जो पेपर चेकर्स हैं उनको मार्किंग स्कीम से डेविएट करना अलाउड नहीं है। मार्किंग स्कीम में ये तो मेंशन होता है कि बच्चों के क्रिएटिव आंसर्स चेक किए जाएं, लेकिन क्रिएटिव आंसर्स को सोचने के लिए टाइम लगेगा, तो चेकर्स के लिए ये रेडीली अवेलेबल आंसर्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है बच्चे, और हमने ये भी नोट किया है कि अगर किसी बच्चे को पेपर में क्वेश्चन पूरी तरह से समझ भी नहीं आ रहा तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों को चेक करके भी वो अगर पेपर में काम चला रहा है तो 90 से ऊपर उसके मार्क्स आ ही जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि बुक्स एनसीईआरटी की तो पढ़नी ही पड़ेंगी, अपना मन आपको बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए? सिलेबस को ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एनसीईआरटी में कोई टॉपिक होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं होता, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स तो कई सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए भी बनी हुई है ना, इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना। फिर आपने अपने पास कोई नोटबुक या प्लेन शीट और पेन या पेंसिल लेके बैठना है, और डिक्शनरी अपने पास रखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट पानी की बोतल या पानी का गिलास भर के अपने पास रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, तो खाना खा के बैठो लेकिन पानी लेके बैठो। अब बात आती है चैप्टर डिसाइड करने की, आपने चैप्टर पढ़ना कौन सा है। बच्चों देखो, अगर तो साल के शुरू में पढ़ने लगे हो फिर तो आप सारे टॉपिक देखो, और वैसे ही आपको विजुअली जो आपको आसान लगता है चैप्टर खोल के देखना शुरू कर दो। अच्छा, फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो वही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और कभी कोई ऐसा भी बच्चा होता है, बहुत सारे होते हैं बल्कि, कि सेशन पूरा बीत गया और हमने अभी किताब भी नहीं उठाई, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो तो शुरू से लेके सारे ही चैप्टर देखेंगे। ठीक है ना? और अब जो चैप्टर पढ़ने के लिए सोच लिया आपने, अब उसके पेज पलटो। पेज पलट के ज़रा आइडिया लो कि आपने उसमें से क्या कुछ कभी सुना हुआ है, क्या हो सकता है, क्या पढ़ने जा रहे हो, थोड़ा सा आइडिया आप सिर्फ पेज पलट के ले लो। अब आप उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने पढ़ना शुरू करना है तो आपने अपने मन में क्वेश्चन बना बना के पढ़ना है कि जो मैं ये सेंटेंस पढ़ा हूँ इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जितने भी टर्म्स, कॉन्सेप्ट, कोई कोटेशन, कोई डेफिनेशंस आते हैं उनको मार्क करते चलो, और जहाँ किसी पैरे के अंदर कई कई पॉइंट्स बन रहे हैं उन पॉइंट्स को नंबर लगाते चलो। ठीक है ना? और जो वर्ड कोई डिफ़िकल्ट लगे उसको डी लगाते चलो। पढ़ते पढ़ते आपने डी वाले वर्ड्स का मीनिंग नहीं देखना डिक्शनरी उठा के, सिर्फ जब फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए तब डिक्शनरी उठाओ,
तब आप ध्यान से अच्छे से उन वर्ड्स का मीनिंग देखो जिनको लिए आपने डी लिखा था। सेकेंड रीडिंग से पहले थोड़ा सा आपने गैप देना है फर्स्ट के बाद, और जब सेकेंड रीडिंग करनी है तो अब आपने जो रेलिवेंट पोर्शन है उनको ब्रैकेट लगा लेने हैं, ठीक है। और कोई टर्म और कॉन्सेप्ट है, कोई डेफिनेशन है, उसको अच्छे से कॉमे में लगा लो, ठीक है। और कहीं पे डायग्राम बन सकता है, कोई माइंड मैप बन सकता है, न्यूमोनिक बन सकता है, कोई एक्रोनिम बन सकता है, वो बना लो। बुक पे ही लिखते चलो, बुक आप ही की है, ठीक है ना। और अपनी क्रिएटिविटी से अब आप इनको प्लेन शीट पे या अपनी नोटबुक पे भी उतारना शुरू कर दो, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, 2 रीडिंग्स के बाद आपके दिमाग के अंदर अच्छी सी पकड़ बन जाती है उन चीज़ों की जो आपने 2 रीडिंग्स में पढ़ी। आपने अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी इन्वॉल्वमेंट के साथ वो ब्रीफ नोट्स बनाए। अब वो ब्रीफ नोट्स भी रख के बैठो और अब आप थर्ड रीडिंग के लिए तैयार हो जाओ। कंटेंट आप खुद नोट करोगे, आपको जल्दी जल्दी याद आता जाएगा। अब थर्ड रीडिंग में ज़्यादा एक्टिव काम किस चीज़ का रह जाएगा कि आपने उन पॉइंट्स को याद करना है, उन हेडिंग्स को याद करना है। तो पॉइंट्स और हेडिंग्स को याद करने के लिए बच्चे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, न्यूमोनिक्स हैं, एक्रोनिम्स हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी यूज़ करिए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि अब थर्ड रीडिंग भी हो गई, अब आप एक्चुअल उस कंटेंट को प्रोड्यूस कैसे करोगे, उसको अपने मन में दोबारा दोबारा कैसे लाओगे, इन चीज़ों के लिए आप हाइलाइटर्स यूज़ करो ताकि वो चीज़ें जल्दी से आपको याद आएं। और रिवीजन के लिए मेन पॉइंट्स जो हैं वो बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो। देखो, आप ऐसे अंडरलाइन करके नंबर मार्क कर सकते हो। मैंने आपके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन की है। बिज़नेस स्टडी की दोनों बुक्स में तकरीबन 380 पेजेस है, और हम गेस करें कि 20 पेजेस कुछ ऐसे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रीडिंग मटेरियल नहीं है, डायग्राम्स में निकल गए, एक्सरसाइजेज में निकल गए। तो एक एवरेज बच्चा अगर एक पेज को 8 मिनट्स में पढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो आपको टोटल 48 आवर्स लगेंगे दोनों बुक्स पढ़ने में फर्स्ट रीडिंग के लिए। और जैसे आप सेकेंड रीडिंग करोगे यू विल टेक ओनली 24 आवर्स, और जब आप थर्ड रीडिंग करोगे 12 आवर्स। ये एक गेस है सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। तो बच्चे, बिजनेस स्टडी टफ नहीं है, चाहे बुक्स शुरू में टफ है लेकिन इनको हम आसान बना सकते हैं। So from today, NCERT books will be your best friends. Thanks for watching this video, and if you liked it, please like and subscribe this channel. Thank you.